अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शाहजेब फ्रॉम वीज़ा वाइज कंसल्टेंट्स एंड लॉयर्स। आज की ये वीडियो खसूसी तौर पर E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा टू USA उसके लिए बनाई जा रही है। ऑल्दो इसके दो पार्ट्स हैं, E1 एंड E2। E2 है वो इन्वेस्टर से रिलेटेड है और E1 जो है वो ट्रेडर्स से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को बेसिकली हम सिर्फ ट्रेडर्स की हद तक रखेंगे जो USA और पाकिस्तान के माबैन ट्रेड कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि बहुत से दोस्त हमें इससे सवाल कर रहे थे कि E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा क्या है। तो हमारी टीम ने ये फ़ैसला किया कि उनके भी अपने कुछ सवालात हैं जो वो मुझसे पूछना चाह रहे हैं। वक्त को बचाने के लिए हमने सोचा कि एक सेशन ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा पे रख लें, जिसमें मेरी टीम, जिसमें ऑपरेशन मैनेजर्स लाहौर एंड ऑल्सो ऑपरेशन मैनेजर इन गुजरांवाला, वो भी इसमें शामिल हैं। हमारी सेल की टीम है और हमारी आईटी की टीम है जो हमसे क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा E1, इसके रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर द यूएस लॉ। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि रिक्विजिट ट्रीटी एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और यूएसए के माबैन 1969 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें ये मुतफ़क्का तौर पे फैसला किया गया कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो यूएसए में अपनी कंपनीज खोल के वहाँ से एक्सपोर्ट करे पाकिस्तान में, या अगर उनकी एग्जिस्टिंग कंपनी पाकिस्तान में फॉर्मुलेटेड है और यहाँ से वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं यूएसए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला है, तो इसमें पाकिस्तानी नेशनल्स को ये सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि देयर इज अ ट्रीटी विच एग्जिस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। सेकंड पॉइंट इज इंडिविजुअल्स एंड और बिजनेस possesses द नेशनैलिटी ऑफ द ट्रीटी कंट्री। इसमें दो बातें हो रही हैं कि ना सिर्फ इन्वेस्टर पाकिस्तानी नेशनल हो, बल्कि पाकिस्तान में जो उसकी कंपनी या उसका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पाकिस्तानी नेशनल हो। इसका मुआवजा हम ऐसे कर सकते हैं कि मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल ली जाए। मैकडोनल्ड्स एक फ्रेंचाइज के तौर पे पाकिस्तान में आई, लेकिन इसकी ओनरशिप पाकिस्तानी नहीं है। लिहाजा कोई ABC कंपनी जो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई उसकी नेशनैलिटी को पाकिस्तानी नेशनैलिटी समझा जाएगा, और एनी पर्सन हु वाज बोर्न इन पाकिस्तान, जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसको नेशनल समझा जाएगा। एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट ट्रेड विद इन द मीनिंग ऑफ द रेलिवेंट लॉ। जो भी एक्टिविटीज पाकिस्तान और यूएसए के माबैन हो रही हैं उसकी ट्रेड के ज़िम्रे में आना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर बाद आगे भी कुछ कानून है जिसके बारे में जिक्र करूंगा। इसमें बहुत वसी तादाद में ट्रेड एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जिसमें स्पोर्ट्स का सामान है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें आईटी सर्विसेज शामिल हैं, इसमें इवन टूरिज़्म भी शामिल है कि जो कंपनीज पाकिस्तानी नेशनल्स ने यूएसए में खोली हैं और पाकिस्तान में भी उसका इंदराज है तो वो टूरिज़्म भी कर सकते हैं। इसमें मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी शामिल है, आईटी की सर्विसेज भी शामिल है। उस पर हम बाद में आते हैं। नेक्स्ट सना हमारी हेल्प कर रही हैं इस ट्रेनिंग में। एप्लीकेंट मस्ट बी कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स solely to engage in substantial trade। इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट है ही इज़ अवेयर कि वो यूएसए में तब तक रहेंगे जब तक उनका बिजनेस जारी है, इसीलिए इसको नॉन इमिग्रेंट वीज़ा भी कहा जाता है। इसमें सोली पर्पस, जैसे आप एक हेड ऑफिस पाकिस्तान में है और आप एक ब्रांच ऑफिस यूएसए में खोलना चाहते हैं, तो ये उस हवाले से कानूनी तौर पे बात हो रही है। Trade is principally between the United States and the treaty country of the applicant's nationality. So, अगर फॉर इंस्टेंस की एग्जांपल ये ली जा सकती है कि अगर आप चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, ताइवान के साथ कर रहे हैं या यूएसए के साथ कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन में आपने ये जस्टिफाई करना है कि ज़्यादा मेजॉरिटी जो ट्रेड की है वो यूएसए के साथ हो रही है। जैसे 85% आप ट्रेड यूएसए के साथ कर रहे हैं,
10% आप ताइवान के साथ कर रहे हैं, 5% आप चाइना के साथ कर रहे हैं। तो ये इस पैराग्राफ का मकसद है। Applicant, if an employee is destined to an executive supervisory position or possesses skills essential to the firm's operation in the United States. इसमें एम्प्लॉयज़ भी जा सकते हैं जो एग्जेक्टिव लेवल पे या सुपरवाइजरी लेवल पर हैं और वो ओन नहीं करते कंपनी को, लेकिन इसमें आपने दिखाना है कि उनके पास स्किल्स और नॉलेज है जो वो ऑपरेशंस को संभाल सकते हैं बिजनेस की, अगर वो यूएसए में जाना चाहते हैं तो। Applicant intends to depart the United States when the E1 status terminates. This is the backbone of the application. इसमें एक इंटेंशन है, आपकी नीयत यही होनी चाहिए कि आप अपना एक कारोबार जिसकी एक सब्सिडरी यूएसए में खोल चुके हैं, ट्रेड ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और आपको बखूबी तौर पे ये अंदाज़ा है कि अगर वो बिज़नेस ख़त्म हो गया तो आपको यूएसए से पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। नेक्स्ट सना, अब इसमें एलिमेंट्स ऑफ ट्रेड है जिसमें ये बताया जाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो इस ट्रेड का हिस्सा होने चाहिए और वो ही कंसिडर किए जाएंगे यूएस काउंसिल से। नंबर वन, ट्रेड मस्ट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सचेंज। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई माल पाकिस्तान से यूएसए भेज रहे हैं या यूएसए से पाकिस्तान मंगवा रहे हैं, इसके माबैन दोनों मुल्कों में एक्सचेंज होनी चाहिए। अगर आपने माल वहाँ से मंगवाया है तो ऑफ कोर्स आपने मॉनेटरी वैल्यू उसकी पे की है, या माल यहाँ से यूएसए जा रहा है तो ऑफ कोर्स जिन्होंने मंगवाया है उन्होंने आपकी कंपनी को जो पाकिस्तान में बेस्ड है पे किया है। ट्रेड मस्ट बी इंटरनेशनल इन स्कोप, ऑफ कोर्स इसमें इंटरनेशनल स्कोप होना ज़रूरी है। इसकी एग्जांपल ये ली जा सकती है कि अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पाकिस्तान में सियालकोट, गुजरांवाला या डस्का साइड पे बना रहे हैं और आप ट्रेड पाकिस्तान के अंदर ही कर रहे हैं तो इसको इंटरनेशनल नहीं समझा जाएगा। इस ट्रेड को इंटरनेशनल स्कोप देने के लिए अगर आपने ऑलरेडी एक सब्सिडरी यूएसए में खोल ली है और आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर उसका जो स्टेटस है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। ट्रेड मस्ट इन्वॉल्व अ क्वालिफाइंग एक्टिविटीज। नाउ क्वालिफाइंग एक्टिविटीज का मतलब यहाँ पर ये लिया जा रहा है कि ट्रेड मखसूस तौर पर उन चीज़ों के लिए की जाए जो परमिसिबल हैं या अलाउड हैं या कानूनी तौर पर आप वो कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स का माल है, या ई वेस्ट का कारोबार आजकल बहुत है जो यूएसए से कंप्यूटर्स पाकिस्तान में भेजे जाते हैं और वो यहाँ पर कसीर तादाद में पाकिस्तानी नेशनल्स को बेचे जाते हैं। तो ट्रेड जो है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें ड्रग शामिल हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें कानूनी तौर पे ब्रीच की जा रही है वो इस ट्रेड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो इसकी जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमें कानून में मिलती है एक्सचेंज के बारे में, वो कहते हैं देयर मस्ट बी एन एक्चुअल एक्सचेंज इन अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ क्वालिफाइंग कमोडिटीज सच एज गुड्स, मनी और सर्विसेज टू क्रिएट ट्रांजैक्शंस कंसिडर्ड ट्रेड विद इन द मीनिंग ऑफ द रेलिवेंट लॉ। तो इस पे अगर आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कर सकते हैं, जो सर्विसेज के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो। मेरे जहन में है एक क्वेश्चन एंड आई जस्ट वांट टू रेज इट। द गुड्स आई कैन अंडरस्टैंड कि हम उनके ट्रेड करते हैं, वी दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हिच आई गॉट इट कि हमारे हर हाल में कंपनी वहां होनी चाहिए। जी दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। जी 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 होनी चाहिए हर हाल जी में। बिल्कुल, अगर नहीं है तो यू आर नॉट क्वालिफाइंग ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको एक इनकॉर्पोरेट कंपनी करनी है और तभी आप उसको इंटरनेशनल स्कोप दे सकते हैं। The next thing, because which is related to this question, is because if we just like the software houses, we're talking about the services, तो सर्विसेज में ये आज जितने भी हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज है ट्रेड तो वो कर रहे हैं somehow with the services अगर आप देखा जाए, because they are making websites on Fiverr, Upwork, remotely, जितने भी remotely हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म से काम हो रहे हैं एज अ फ्रीलांसर्स, तो ट्रेडिंग तो चल रही है एज अ सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट माइट बी मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव देयर ऑफिसेज
registered in USA. ये So बहुत अच्छा सवाल है। प्रीवियसली जुलाई 2021 से पहले यूएस काउंसलेट ये कहती थी कि वहाँ पर फिजिकल ऑफिस होने की ज़रूरत है, लेकिन अभी रिसेंटली ये फिजिकल ऑफिस वहाँ पे रखने की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुकी है। अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट यूएसए में कर ली है और आपके पास एक फ्लेक्सी ऑफिस वहाँ मौजूद है जहाँ पे आपने पीओ बॉक्स एड्रेस ले लिया है, दैट विल बी इनफ। आपको फिजिकल ऑफिस रखने की ज़रूरत नहीं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा अपवर्क से रिलेटेड था, फाइवर से रिलेटेड था। अब इसमें ये हो रहा है पाकिस्तान में कि आप मेजॉरिटी अपनी ट्रेड अमेजोन के थ्रू कर रहे हैं या ईबे के थ्रू कर रहे हैं। अब वहाँ पर कानून आके स्टक हो जाता है। देखें, जैसे हमने शुरू में बोला कि ना सिर्फ एप्लीकेंट बल्कि जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नेशनैलिटी भी पाकिस्तानी होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अगर आप अमेजोन पे ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अमेजोन की ट्रेड है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है उस कंपनी की, और इस वजह से आपकी जो ट्रेड का अंसर है वो साबित नहीं होता कि आपकी कंपनी अमेजोन, तो आपकी कंपनी ना हुई ना। और ज़्यादातर आप ये करते हैं कि आप चाइना से माल अमेजोन के थ्रू वेयर हाउस में पहुंचाते हैं। आपकी काविश ये होनी चाहिए कि अगर आपने यूएसए में कंपनी खोल ली है और आपकी पाकिस्तान में भी कंपनी है तो इसका एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। अक्सर आपने ये भी सुना कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं। ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि एक नेशनल क्राइसिस है, लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट खुली हैं तो वाई कांट यू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान। उससे एक तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को रिकग्निशन मिलती है, दूसरा रेवेन्यू पाकिस्तान में आता है, लोगों को पता चलता है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूजेबल हैं और वो ट्रेड की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। तो आपके सवाल का ये जवाब है कि अगर आप अमेजोन या अपवर्क में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी की नेशनैलिटी फिर पाकिस्तानी नहीं रहती। आपको चाहिए कि आपने अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट यूएसए में कर लिया है तो आप अपनी पाकिस्तान में जो हेड ऑफिस है आपका या आपका जो प्राइम बिजनेस पाकिस्तान में है, आप उसके थ्रू एक्सपोर्ट करें ताकि वो मार्जिनलाइज हो सके, आपको रेवेन्यू पाकिस्तान में आ सके और बहुत से पाकिस्तानी इसका फ़ायदा उठा सकें। एम्प्लॉयमेंट भी ये क्रिएट करती है। So another question, if you allow me. जी जी, आप माइक रख। Achha, one more question, basically two more questions, if you allow me. First of all, I think the garments which we are exporting, so that make more sense. The fruits, vegetables जो हमारे स्पेशली जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन जिनकी इवन हमारा बीफ जाता है, ठीक है, यूएसए में जाता है, यूके में जाता है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फोकस ऑन यूएसए। तो गारमेंट्स के बहुत से एक्सपोर्टर्स हैं एंड रेस्ट ऑफ, जैसे आपने कहा सियालकोट वगैरह हो गया, वहाँ से बहुत ज़्यादा डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ अदर डिवाइसेस वो बहुत सी एक्सपोर्ट होती हैं। तो दे ऑल गोना बी फॉल इन दिस कैटेगरी बेसिकली। जी, जब आप ये बात करते हैं गुड्स में वो सर्विसेज शामिल हो जाए, सर्विसेज नहीं, प्रोडक्ट शामिल हो जाएंगी जो आप पाकिस्तान से यूएसए भेज सकते हैं। इसमें जो दूसरी साइड की स्टोरी ये है कि अगर आपको मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स या मेडिकल मशीनरीज हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और आपको यूएसए में अवेलेबल हैं, तो वहाँ से पाकिस्तान में ट्रेड करके लाई जा सकती हैं। तो गुड्स में सब कुछ इन्वॉल्व हो जाएगा ट्रेड के हवाले से। जहाँ पे ये कहते हैं मनीज, वहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन है थ्रू मनी एक्सचेंज। अब इसमें एक सवाल ये मुझसे पूछा गया कि क्या जो लोग वेस्टर्न यूनियन की ब्रांचेस पाकिस्तान में चला रहे हैं वो परमिसिबल हैं? कानूनी तौर पे, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नेशनैलिटी पाकिस्तानी नहीं है, तो वो फिर उस कानून के ज़िम्मे में नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान में बनाए गए ऐप्स जिसके थ्रू रिमिटेंस हो रही है पाकिस्तान में, वो इस ज़िम्मे में आएगा, क्योंकि ओनर्स को हमें देखना पड़ेगा कि ओनर्स की नेशनैलिटी क्या है और कंपनी की नेशनैलिटी क्या है, वो इनकॉर्पोरेट कब हुए और वो कब से सर्विसेज जनरेट करें, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू जनरेशन भी है। वो देखना चाहते हैं कि जो एक्सचेंज है वो किस लेवल पे हो रही है।
नेक्स्ट जो था इन लाइन, सना प्लीज इफ यू कुड ब्रिंग द स्क्रीन डाउन. Trade must be international. The purpose of these treaties is to develop international commercial trade between the two countries. Development of the domestic market without international exchange does not constitute trade in the E1 visa context. So primarily जैसे मैंने पहले बोला, इनकी ख्वाहिश ये है कि एक तो हमारा जो इंटरनेशनल स्कोप है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं यूएसए के साथ, वो ज़्यादा फ़रोग पाएँ, ये इस ट्रीटी का मकसद था. दूसरा, अगर आप अपना प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही बेच रहे हैं तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, और फिर इस ट्रीटी का जो पाकिस्तान और यूएसए के माबैन है उसका कोई फ़ायदा एज सच नहीं रहेगा. फिर ट्रेड मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, ये आपका जो क्वेश्चन था पहले, उसके बारे में ये कहते हैं कि एप्लीकेंट कैन नॉट क्वालिफाई फॉर E1 classification to search for a trading relationship. Trade between the treaty country and the United States must already be in progress on behalf of the individual or firm. ये आपके उस क्वेश्चन का एक तवील जवाब है कि अगर फॉर इंस्टेंस आज आप पाकिस्तान में एक कारोबार कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जी मैं कारोबार ऑलरेडी यूएसए में अपना माल भेज रहा हूँ, लेकिन अगर आपने कंपनी वहाँ कॉन्स्टिट्यूट नहीं की हुई और दोनों कंपनीज के दरमियान ताल्लुक एज सच नहीं है, तो फिर वो एक ग्रे एरिया है. इसलिए कहा जाता है कि बेस्ट है कि ट्रेड एक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, आपको उसमें एक कंपनी खोलने की ज़रूरत है जो सब्सिडरी के तौर पे यूएसए में खोली जाए, और फिर उन दोनों कंपनीज के माबैन ट्रेड हो, ताकि आपकी जो ट्रेड है उसकी एविडेंस आपके पास हो और फिर आप उसको यूएस काउंसलेट में जस्टिफाई करा सकें. Next is, in the rapidly changing business climate with an increased trend towards service industries, many more services based business models, whether listed below or not, might benefit from E1 वीज़ा क्लासिफिकेशन. इसका मतलब ये है कि अगर उनके पास लिस्ट ऑलरेडी जो मौजूद है और आप सर्विसेज ऐसी दे रहे हैं जो उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, फिर भी वो इस क्लासिफिकेशन में फॉल कर सकती है. तो ये पैराग्राफ बहुत प्रॉमिसिंग है कि वाइडर है और उसके अंदर जितनी सर्विसेज हम ऑलरेडी पाकिस्तान में दे रहे हैं थ्रू गुड्स और अदर मींस, वो इसमें फॉल कर सकती हैं, एज लॉन्ग एज दोज आर परमिसिबल, दे आर नॉट इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या कोई ऐसी प्रोडक्ट बाहर भेजना जो अलाउड ही नहीं है, तो वो भी इसमें शामिल है. To constitute trade in a service of E1 purpose, the provisions of that service by an enterprise must be the purpose of that business, and most importantly must itself be the saleable commodity which the enterprise sells to the client. So आपकी जो commodity है वो saleable होनी चाहिए, ठीक है, जो आप कस्टमर्स को दे रहे हैं. इसमें कस्टमर सर्विसेज भी हैं. इंटरनेशनल रिलेशन की जहां बात आई, इसमें डिस्प्यूट्स भी जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं. ऑफ कोर्स अगर आपने कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से यूएसए भेजा और जिस कस्टमर को वो सामान पहुंचा उसको वो पसंद नहीं आया और उनको लगता है कि आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट भी बन सकता है. इट डिपेंड्स कि आपका और कस्टमर का आपस में रिलेशनशिप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है. अगर आपके कोई और मजीद क्वेश्चंस हैं इस हवाले से, जो मेन फैक्टर्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए. अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. So, मेरा ये क्वेश्चन है कि we will see there is a lot of businessmen especially from different sectors, वो ये चाहते हैं कि हम बिजनेस ये E1 वीज़ा की बजाय हम विजिट पे जाएं. तो दे मोस्टली लाइक टू गो फॉर अ विजिट. तो आई थिंक सो कि दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर दीज पीपल हु रियली वांट टू विजिट यूएस फॉर द बिजनेस पर्पस एज वेल, और ऑलरेडी वो काम कर भी रहे हो. बहुत अच्छा, ठीक है. और वन लास्ट इसी के साथ ही ऐड है कि इसका नेक्स्ट पर्पस क्या है, बिकॉज विजिट पे जाके यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई फॉर द ग्रीन कार्ड और
nationality. So do we really convert this E1 to the the green card or something? बहुत अच्छा क्वेश्चन तारिक आपका। ऑफ कोर्स कोई भी बंदा अगर वहाँ जाकर अपना बिजनेस खुद खोलना चाहता है, जो कि E1 का जो सेकंड पार्ट है वो E2 में है, वी विल कवर दैट इन अ लेटर स्टेज, जिसमें इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। कोई भी शख्स जो यूएसए जाके पहले अपनी मार्केट को देखना चाहता है, तो यू वुड हैव टू ओपनली टेल देम इन द इंटरव्यू व्हाट योर इंटेंशंस आर। होता यह है कि B1 B2 विजिट वीज़ा की इंटरव्यू को ही इतना थॉरली जज नहीं किया जाता। वो 2 मिनट में आपका इंटरव्यू लेते हैं और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं। आपने खुद भी प्रैक्टिस में देखा है, आपको कई क्यूरीज आती हैं कि जी यूएस का जो विजिट वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया। उसकी मेन रीज़न ये है कि वो 2 मिनट में आपकी बॉडी लैंग्वेज जज कर लेते हैं। हमने ऐसे ऐसे क्लाइंट्स को डील किया जो माशाल्लाह फुली स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में जाके उनको पता नहीं क्या होता है और वो अपने आप को वैल्यू नहीं देते। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा क्लाइंट्स को ये कहते हुए मुझे, स्पेशली जब मैं उनको कहता हूँ कि आप अपने आप को वैल्यू तो इतनी दें। इसमें कोई मजाइका नहीं, वो B1 B2 में जा सकते हैं। E1 लेने के बाद अगर उनको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, जैसे लास्ट वीक हमारे एक कस्टमर हैं जिनको ग्रांट हुआ, उनको 5 साल का E1 वीज़ा ग्रांट हुआ, लेकिन वो बाद में स्विच कर सकते हैं L1 L2 में, जो कि एक पाथवे है जो उनको एक परमानेंट रेजिडेंस की तरफ लेके जाए। द फोकल आइडिया बिहाइंड दिस इंटायर वीज़ा प्रोसेस इज़ कि आपने यूएसए और पाकिस्तान की ट्रीटी जो साइंड है उसकी कितनी रिस्पेक्ट की है, आपने किस लेवल पे बिजनेस किया है, क्या आपने अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया है, और क्या आपने अपने आप को यूएसए में रूट कर लिया है इस लेवल पे कि वो आपको परमानेंट रेजिडेंस दे सके। तो अभी जो कानून जा रहा है हमने उस हवाले से बात करनी है। फ्यूचर में अगर वो L1 और L2 में, उस पर भी हम एक सेपरेट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख लेंगे जिसमें हम उनके क्वेश्चंस के जवाब दे सकें। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर, बहुत से क्लाइंट ये पूछते हैं कि ये नॉन इमिग्रेंट है या इमिग्रेंट है। जी, उसका जवाब सलमान मैंने आपको भी यही दिया कि ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो कि परमानेंट रेजिडेंस की तरफ जा सकता है। जैसे आपने कानून का ये हिस्सा देखा जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप इस इंटेंशन के साथ जा रहे हैं यूएसए में कि अगर आपका कारोबार ख़त्म हो जाएगा तो आप वापस आ जाएंगे। तो हम लोग अपने कारोबार जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको ये एजुकेट करते हैं कि वो वहाँ पर जाके जब कारोबार शुरू करते हैं, अगर उनका कोई प्रोडक्ट डिफरेंट है तो वो डिफरेंट कंपनी भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि लॉन्गर रन में वो ये जस्टिफाई कर सकें कि उन्होंने कानूनी तौर पे वो कारोबार किया। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किन बेसिस पर जो है वो E1 से L1 में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब कोई तो उनका क्राइटेरिया होगा ना जो वो पहले चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो L1 में अप्लाई कर सकते हैं, तो उस क्राइटेरिया के बारे में पूछना चाह रही हूँ। L1 जैसे मैंने पहले बोला कि एक सेशन हम दोबारा L1 और L2 पे रखेंगे, उसमें बेसिक आइडिया ये है कि E1 E2 के हसूल के बाद जब आप वहाँ चले जाते हैं यूएसए में, तो आपने अपनी एक्टिविटीज़ यूके में क्या, यूएसए में क्या रही, आपने किस पैराए पे जाके इन्वेस्टमेंट की, कितनी एक्सचेंज हुई, ये सारी चीज़ें वो L1 L2 में देखेंगे। अगेन L1 विल बी कंसिडरिंग एज अ ट्रेडर, L2 विल बी फॉर इन्वेस्टर्स। तो हम इस पे एक डिटेल सेशन दोबारा रखेंगे। प्राइमरीली आपको ये दिखाना है कि आपने बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कानूनी तौर पे थी वो की कि नहीं, और आपका जो प्रिंसिपल ट्रेड थी वो पाकिस्तान और यूएसए के मबैन थी या नहीं। तो आई बिलीव देर इज़ नो फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइज। ओके परफेक्ट, लहक इज देयर। सर मुझे कंफर्म ये करना था, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं लाइक इफ़ वीज़ा हमें ग्रांट हुआ 5 इयर्स का, सो 5 इयर्स हमें एक टाइम ड्यूरेशन रहना है या हम उसमें इन एंड आउट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं सो आफ्टर हाउ मेनी डेज और टाइम, हाउ मेनी मंथ्स दैट पर्सन हैज़ टू रिटर्न टू पाकिस्तान। देखिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अच्छा बिजनेसमैन
पाकिस्तान से दूर नहीं रह सकता। जिनके पाकिस्तान में बहुत अच्छे लेवल पे कारोबार है, वो अक्सर हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाईजान मैंने नहीं जाना, मैं नहीं रह सकता, ठीक है। तो उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि अगर आपकी इंटेंशन अपने कारोबार को एक्सपेंड करने की है, तो आप किसी एम्प्लॉई को भेज दें जो एग्जेक्टिव लेवल पे आपके कारोबार के साथ मुंसलिक है, आपको उन पे फुल ट्रस्ट है और आप उनकी जो वहाँ पे प्रेजेंस है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो उस बेस पे जो एम्प्लॉयज़ वहाँ जाते हैं वो वहाँ पर जाके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो है डेज ऑफ रेजिडेंस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो किसी भी सॉवरेन स्टेट ने अगर आपको परमानेंट रेजिडेंस बाद में देनी है, तो उन्होंने ये देखना है कि आपने अपने आप को वहाँ पर कितना ज़्यादा इन रूट कर लिया है, अपनी फैमिली के साथ आप वहाँ रह रहे हैं। तो लीगली तौर पर आपको 6 महीने से ज़्यादा यूएसए से बाहर नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो प्रेजेंस है यूएसए में 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह जाती है, तो आपको जस्टिफाई करना होता है कि आप किस वजह से यूएसए छोड़ के 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहे, ठीक है, ताकि आप उस क्वालिफाइंग पीरियड को अपने जहन में रख सकें और फिर आप वो कर सकें। तो आई बिलीव कि जितने क्वेश्चंस थे वो यही थे, और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। आई होप कि ये जितने भी आंसर्स हैं आपको फ्यूचर में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी हेल्प करने में मदद देंगे। और अगर इससे राइज होते आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, आई बिलीव वही हमारे फ्रेंड्स हैं और जो हमसे क्वेश्चंस करते हैं, हमें इम्प्रूव करने में मदद देते हैं। अगर आपकी इस वीडियो के हवाले से कोई मज़ीद क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन बात है, और हमारा मकसद वीज़ा वाइज कंसल्टेंट्स का हमेशा से यही रहा है कि एजुकेट, एम्पावर एंड सक्सीड। इस काविश के साथ और इस होप के साथ कि आपको इस वीडियो को सुनने में अच्छा लगा होगा और आपकी मदद हुई होगी, शाहज़ेब को और वीज़ा वाइज कंसल्टेंट्स और इसकी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।